हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा 24 जून 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, ये सब हम अंदर देख ही लेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है जीएस पेपर 2 से भारतीय संवैधानिक योजना, उसकी अन्य देशों के साथ तुलना। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उस पद के हेतु निर्वाचन में जो रैंक चॉइस वोटिंग प्रणाली है उसका यूज़ किया गया। ठीक है, तो वहाँ के जो मेयर है उनके लिए जो रैंक्ड चॉइस वोटिंग इसका यूज़ किया गया है। सबसे पहले ये होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो उम्मीदवार होते हैं ना वो अपनी पसंद का जो चयन करते हैं उसकी बजाय जो है वरीयता जो होती है उसके आधार पर उम्मीदवारों को जो है रैंकिंग करके उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो न्यूयॉर्क शहर था वहाँ पे जो है 5 जो उम्मीदवार थे उनको रैंक करने को दिया गया लोगों को। ठीक है, पर उनको जो है पाँचों को रैंक करना अनिवार्य नहीं था। जो मतलब टॉप के थे उन्हें जो है उन्होंने चूज़ किया। ठीक है, इस प्रक्रिया का लाभ और इसका तर्क क्या दिया गया, तो इसमें ऐसा कहा गया कि जो उम्मीदवार है उनकी रैंकिंग प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है जो अभी रैंक्ड और जो चूज़ मेथड है वोटिंग है उसको जो है काफ़ी मतलब सरल बताया गया, निष्पक्ष प्रणाली बताया गया और बहुमत की जो सामूहिक इच्छा होगी उससे जो है ज़्यादा सटीक रूप से दर्शाएगी। ठीक है, इस प्रणाली की अगर कार्यविधि देखें तो इसके अंतर्गत जो 50+1 ये मेथड यूज़ किया गया। 50% में अगर 1 वोट भी उसको मिल जाएगा तो वो उम्मीदवार जो है वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा और चुनाव वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया, पर अगर वो 50%+1 मत हासिल नहीं कर पाएगा तो जो मतगणना होगी वो क्या होगी, दोबारा स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो पहले राउंड में मतलब सबसे कम वोट प्राप्त करेगा ना उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनकी जो दूसरी वरीयता मत होगी, ठीक है, उनको जो उम्मीदवार होंगे ना उनके लिए दोबारा से पुनर्वितरित लोगों के बीच कर दिया जाएगा। और यही सेम प्रक्रिया रहेगी जब तक हमें 50%+1 का जो मत है वो हासिल नहीं हो जाता। ठीक है, तो उसके अलावा इस प्रणाली का विश्व में अन्य किन जगहों पर प्रयोग किया गया है, तो अमेरिका के अंदर ही 20 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रैंक चॉइस वोटिंग जो है उस प्रणाली का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और माल्टा द्वारा इस प्रणाली का उपयोग जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत से किया जाता रहा है। और उसके अलावा जो उत्तरी आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड है इसमें भी इसे क्या है लागू किया गया है। ठीक है, इसके पक्ष में दिए जा रहे जो तर्क हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला क्या तर्क दिया गया कि जो मोस्ट वोट्स विंस होता है। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, परंतु इसमें यह जरूरी नहीं होता कि उसको जो है बहुमत का समर्थन भी हासिल हो। ठीक है, उसके अलावा देखिए अधिक संयत उम्मीदवार, तो इस प्रणाली में क्या होता है इसकी संभावना कम हो जाती है। मान लीजिए कोई उग्र उम्मीदवार है जैसे कि, ठीक है, उसका एक आधार सशक्त आधार तो होता है परंतु उसे व्यापक रूप से ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। मतलब सारे लोगों में अगर उसकी काउंटिंग होगी तो वो ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, वह भीड़ भाड़ वाले चुनाव में सफल हो सके ऐसा मतलब कम हो जाता है उसके चांसेस जीतने के। ठीक है, उसके अलावा नकारात्मक प्रचार में कमी, तो इसके लिए क्या तर्क दिया गया कि जो हमारा मतलब उम्मीदवार होता है उसके लिए उन्हें पसंद करने वाले जो बहुमत होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ पे क्या कहा गया, तो ऐसे में जो वोटिंग होती है उसके बाद जो मतदाता होता है उसको कहीं ना कहीं पे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो किसी एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय मजबूरी के बजाय मतलब किसी एक उम्मीदवार को ही चुनना है तो उसकी बजाय वो जो उनकी पसंद का उम्मीदवार होता है उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगर विपक्ष में तर्क देखें तो क्या दिए गए, यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और जटिलताओं से जो है त्रुटियाँ भी हो सकती है, गलतियाँ भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि कुछ लोगों का तर्क है कि यह कम लोकतांत्रिक प्रणाली है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति एक वोट के विचार को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहा गया, तो इसके अंतर्गत क्या है खरीद जो फ़रोख्त है उसको बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, भले ही जो ये मतदान है जो रैंक चॉइस वोटिंग है ये कम रणनीतिक है पर इसमें जो एक दूसरे के साथ सौदा करने का जो वो है प्रवृत्ति है उसके द्वार खुल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें उम्मीदवार ये तय करेंगे कि जो दूसरी वरीयता है उसमें किसको चुनेंगे। मतलब जैसे एंड में जाते जाते जब राउंड होंगे तो 2 या 3 बज जाएंगे एंड में, है ना, तो उसमें से मान लीजिए अगर लोग आपस में सौदा करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक जो उनमें से जो होगा दूसरे तीसरी वाला उसकी वरीयता कहीं ना कहीं पे बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला जो आर्टिकल है वो किस पे है, तो ये भी जीएस पेपर 2 से स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो वेरिएंट की बात हो रही है, आपको न्यूज़ में देख ही रहे होंगे 1-2 दिन से, तो डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का K417N उत्परिवर्तन, तो इसका संदर्भ क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसके रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, और हाल ही में कई राज्यों में इसका जो है पता भी चला है। तो ये जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं।
तो ये ऐसे वेरिएंट होते हैं जिनके बारे में निम्नलिखित साक्ष्य दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसकी क्या है, जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, प्रसार्यता, उसमें जो है वृद्धि होती है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और अधिक गंभीर बीमारी है ये। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, अस्पताल जाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो है मृत्यु का कारण भी बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट, तो जिन्होंने पिछला जो टीकाकरण करवाया होगा, मतलब लगवाया होगा, तो उससे जो एंटीबॉडीज़ बनी होगी, उससे जो है इसको नष्ट करने में महत्वपूर्ण कमी हासिल की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये ऊपर वाला महत्वपूर्ण कमी का मतलब है जो हमारी एंटीबॉडीज़ थी उससे इसको मतलब नष्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब हमारी वो एंटीबॉडीज़ इस जो वायरस को नष्ट करने में कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ देखिए, इसमें क्या है, तो जो हमारा टीका है उसकी प्रभावशीलता में कमी देखी गई है इस वेरिएंट के खिलाफ। उसके अलावा जो हमारे उपचार है, नैदानिक जो लक्षण है उसको सही से पता लगाने में भी विफल रह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके मामले में तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके अंदर 3 लक्षण बताए हैं। सबसे पहले जो ट्रांसमिसिबिलिटी या फिर प्रसारित है उसमें वृद्धि देखी गई। उसके अलावा फेफड़ों में जो हमारी कोशिका है उससे ये जो है अधिक मजबूती से बंधन बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ थी, जो मैनमेड जो हमने एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की थी लोगों में, उससे जो है प्रतिक्रिया क्षमता में उसमें कमी देखी गई है, ठीक है। ये 3 इसके मेन लक्षण हैं। उसके अलावा देखिए वायरस का रूपांतरण या उत्परिवर्तन किस प्रकार और क्यों होता है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, तो ये होता क्यों है। तो वायरस की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसमें जो है म्यूटेशन होते रहते हैं, जिससे जो नया रूपांतरण होता है वो जो है अन्य मौजूदा वायरस से जो वायरस वेरिएंट होते हैं उससे अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है। दरअसल जो वायरस होता है उसका मतलब क्या होता है, मेन उसका काम क्या होता है कि वो अपने आप को ऐसी स्टेज में ले जाए, चरण में ले जाए, जिससे वो मनुष्य के साथ रह सके, क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए एक जो है पोषक या फिर होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो अपने आप को म्यूटेट करता रहता है रेगुलरली। तो जो हमारा आरएनए होता है उसमें जो त्रुटियों में जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, जो आरएनए में चेंजेस आते रहते हैं, उससे जो है मतलब म्यूटेशन जो होता है, उत्परिवर्तन होता है, वो वायरस को वेरिएंट कहा जाता है, ऐसे वायरस को, ठीक है। जो भी म्यूटेशन हमारे जो जैसे कोरोना में जो म्यूटेशन हुई उसको जो है वेरिएंट कहा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक ही जो हमारा वायरस है उससे 2 अलग अलग म्यूटेशन मतलब जो वेरिएंट होते हैं वो अलग अलग रूप से दोनों निकल सकते हैं, मतलब दोनों की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब देखिए म्यूटेशन होता क्या है, इसके बारे में काफ़ी बार हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो म्यूटेशन का तात्पर्य क्या होता है कि उसका जो जीनोम अनुक्रमण होता है उसमें होने वाला जो भी चेंज होगा, ठीक है। और जैसे कि फिगर में दिखाया गया पेरेंटल, उसमें फिर म्यूटेशन हुआ तो वेरिएंट बन गया, चेंज इन आरएनए, जो भी आरएनए में चेंज होता है उससे म्यूटेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद न्यू स्ट्रेन फाउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि हमारे साथ कोविड-2 था, उसके मामले में भी जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें जो है वायरस है उसमें उत्परिवर्तन का अर्थ मतलब म्यूटेशन का अर्थ क्या है, उसका जो अनुक्रम संयोजन है ऊपर जो दे रखा है ना, चेंज इन आरएनए, तो उस व्यवस्था में जो है बदलाव होना। तो ऐसा होता क्यों है, जब हमारे जो आरएनए में म्यूटेशन होता है तो वो कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ, खुद ही की जब प्रतिलिपियाँ बनाता है ना, तो उस समय उससे जो गलती हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ये बन जाता है म्यूटेशन, ठीक है। अब तक घोषित किए जा चुके वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ जो अभी तक किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जो सबसे पहले जो है B117 या फिर इसे अल्फ़ा भी कहते हैं, ये ब्रिटेन में देखा गया था। उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका उसमें B1351 या फिर बीटा वेरिएंट देखा गया। उसके बाद B1427 या फिर एप्सिलॉन वेरिएंट को सबसे पहले अमेरिका में चिन्हित किया गया था, ठीक है। उससे पहले कुछ समय पहले जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो भारत में जो B16172 उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में चिन्हित किया था, ठीक है। ये करंट अफेयर में आया था तब हमने कवर किया था। तो उसके अलावा देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा काम है, अधिक संख्या में परीक्षण हो, ठीक है। उसके अलावा जो है रिसर्च कर सकते हैं, जो वेरिएंट के खिलाफ टीके और उपचार हैं उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। शोध करना मतलब रिसर्च करना, तो इस जैसी जो है उचित स्वास्थ्य कार्रवाइयों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो नई नैदानिकी पद्धतियाँ, नैदानिक मतलब उपचार पद्धतियाँ, उसको विकसित कर सकते हैं और टीका और उपचारों में संशोधन करने जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला वो है, तो अगला भी GS पेपर 2 से है, द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। तो सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC-IOR, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। तो इसका संदर्भ क्या है,
तो हाल ही में क्या हुआ है, जो यूके है उसके द्वारा जो भारतीय नौसेना है उसके अंतर्गत जो IFC IOR है, इसमें एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है, जिसे हम लाइसन ऑफिसर भी कहते हैं, संपर्क अधिकारी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा IFC IOR है, ये क्या करता है, जो समुद्री अधिकार क्षेत्र होता है उसमें जो है जागरूकता से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किससे? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। ये क्या काम करता है IFC IOR? तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं IFC IOR के बारे में। तो इसे क्यों स्थापित किया गया था? तो 2018 में जितने भी हमारे समुद्री मुद्दे थे हिंद महासागर क्षेत्र में, उसमें अवस्थित देशों के साथ एक तो समन्वय करने, जितने भी देश हिंद महासागर में है, और समुद्री आंकड़ों का जो क्षेत्रीय भंडारण होता है उसके लिए इसे नियुक्त किया गया था, ठीक है। वर्तमान में अगर IFC IOR की बात करें तो विश्व भर में 21 भागीदार देश हैं, 22 क्या है बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित कर चुका है। यह भारत में हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो संपर्क अधिकारी है उसकी भूमिका देख लेते हैं। जो लाइसन ऑफिसर होता है तो उसकी और भूमिका कार्य क्या होते हैं? तो संपर्क अधिकारी कहाँ पे तैनात रहता है? तो सूचना संलग्न जो केंद्र होता है वहाँ पे तैनात रहता है। और जो हमारा हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें जो MDA होते हैं उनके बढ़ाने हेतु सीधे भारतीय सशस्त्र बलों और सहयोगी देशों के सहकर्मी संपर्क अधिकारियों के साथ संपर्क करता है, मतलब इनके बीच में समन्वय बैठाता है, ठीक है। उसके अलावा तो जो हमारा ये सूचना संलग्न केंद्र होता है, यहाँ पर कार्य करने के लिए 13 देशों के जो इंटरनेशनल लाइसन ऑफिसर होते हैं उनको आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो इसमें देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका। इनके जो संपर्क अधिकारी हैं पहले से ही जो है IFC IOR के साथ जुड़ चुके हैं। और ब्रिटेन जो है सूचना संलग्न केंद्र से जुड़ने वाला 5वां देश है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। अभी देखिए यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कितने सारे देश जो है हिंद महासागर से, इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 5 देश आपको जैसा पता ही है, अभी ऊपर हमने पढ़ा, कनेक्टेड हो चुके हैं। ब्रिटेन अभी 5वें नंबर पे हुआ है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका के पहले से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अगला टॉपिक GS पेपर 2 से ये द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, ठीक है। तो अगला क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, TIWB कार्यक्रम, ठीक है। तो संदर्भ देख लेते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है भारत के साथ साझेदारी में भूटान के अंदर जो है सीमा विहीन कर निरीक्षण कार्यक्रम, ये जो है शुरू किया गया, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो इस कार्यक्रम की अवधि कितनी है? 24 महीने होगी। और उसके अलावा इस कार्यक्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण क्षेत्र है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो TIWB के कार्यक्रम के लाभ क्या होंगे? सबसे पहले तो इसके अंतर्गत जो भूटान है उसके लेखा परीक्षकों को जो तकनीकी जानकारी है और आवश्यक कौशल हस्तांतरण है वो किया जाएगा। और किन तीनों के सहयोग से किया जाएगा? तो भारत, UNDP और TIWB, ठीक है। UNDP वही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रोग्राम है तो जो भूटान है उसका कर जो प्रशासन है उसको मजबूत करने में सहायता देना, ठीक है। अब देखिए इस कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो ये कार्यक्रम किसकी संयुक्त पहल है? तो UNDP की और OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसकी एक संयुक्त पहल है, ठीक है। अब TIWB का पहला उद्देश्य क्या है? तो जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनमें जो कर प्रशासन है, जो टैक्स मैनेजमेंट है, उसके सहित क्या करना? लेखा परीक्षा, ऑडिट संबंधी जो आवश्यक जानकारी है और कौशल है उसको साझा करके इन देशों में जो कर प्रशासन है, टैक्स मैनेजमेंट है, उसको मजबूत करना, ठीक है। तो इसके लिए वो किस किस पद्धति का यूज़ करेगा? तो एक लक्षित, रियल टाइम और जो है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करने से सीखने की जो पद्धति है इसका यूज़ करेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए TIWB का ध्यान और साधारण ऑडिट और विशिष्ट जो अंतर्राष्ट्रीय कर मामले हैं उससे संबंधित जो ऑडिट संबंधित कौशल है उसको क्षमता का निर्माण करना। और जितने भी विकासशील देश हैं उनके जो कर प्रशासन है, ठीक है, उसमें सामान्य ऑडिट कौशल क्षमता का विकास करने हेतु विशेषज्ञों को भेजकर सहायता उपलब्ध कराने पर केंद्रित करना, ठीक है। तो TIWB जहाँ पे भी आपको दिखे तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो कर जो प्रशासन है उसको मजबूत करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और किसके जो संयुक्त पहल है? तो UNDP की और OECD की, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है इसके बाद। GS पेपर 3 से भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? CCI द्वारा जो अनुचित व्यापार पद्धति है उसके लिए गूगल के खिलाफ जांच की गई है, ठीक है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो जो CCI है उसने जो गूगल है उसके खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि जो देश में स्मार्ट टेलीविज़न ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार है
उसमें जो कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार पद्धति इसको अपनाया गया है गूगल के द्वारा, ठीक है। और CCI क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में संबंधित प्रकरण देख लेते हैं। तो CCI के जांच के अनुसार जो है, जो भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्ट टीवी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है, गूगल का दबदबा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने क्या कहा कि जो टेलीविज़न होते हैं ना, जो टेलीविज़न देते हैं उसमें क्या किया जाता है, जो गूगल है वो अपनी सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे देता है, ठीक है। तो ऐसा करने से जो टेलीविज़न उपकरण निर्माता है उन पर अनुचित शर्तें लगाने के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(a) का उल्लंघन किया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम का अनुच्छेद 4 है वो भी जो बाजार है उसमें प्रभावित स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है, ठीक है। जो CCI है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है, मतलब संसद ने कानून पास करके इसे बनाया था, ठीक है। उसके अलावा इसकी स्थापना जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी, ठीक है। उसके अलावा मार्च 2009 में इसका विधिवत गठन किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उसके अलावा देखिए प्रतिस्पर्धा आयोग के अगर कार्य देखें तो ये क्या कार्य करता है। तो इसका प्रथम कार्य क्या है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा मतलब जो कंपटीशन होता है उस पर जो भी नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले जो अभ्यास होते हैं उनको ख़त्म कर देना, प्रतिकूल प्रभाव। उसके अलावा जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ये भी यही डिसाइड करता है, उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, भारतीय बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या कर सकती है ये, तो प्रतिस्पर्धा संबंधी विषय पर परामर्श दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा प्रतिस्पर्धा की भावना को संपोषित भी कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकती है। तो किस मामले पे करेगी, तो आयोग द्वारा सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्य एवं प्रतिस्पर्धा के विषयों पर, ठीक है, प्रशिक्षण भी कर सकती है। उसके अलावा देखिए जो कंपटीशन एक्ट होता है उसके अंतर्गत तो जो हमारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया था वो किसकी जगह किया गया था, जो MRTP था, ठीक है। इसको निरस्त करके इसकी जगह इसे लाया गया, ठीक है। MRTP क्या था, जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम 1969, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जो कि किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, तो राघवन समिति के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है उसका संशोधित स्वरूप जो था वो ही 2007 में जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 प्रतिस्पर्धा रोधी करार उद्यम द्वारा जो है प्रभावित स्थिति के दुरुपयोग का निषेध करता है। मतलब ये 2007 वाला भी क्या करता है, जो भी प्रतिस्पर्धा रोधी जो करार होते हैं, ठीक है, जो भी उनके बीच में बॉन्ड होता है उद्यम और द्वारा प्रभावी जो स्थिति है उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसका निषेध करता है, और जो संयोजन होते हैं इसके उसका विनियमन करता है, मतलब उन्हें रेगुलेट करता है, ठीक है। इन संयोजनों के कारण भारत में जो प्रतिस्पर्धा है उस पर अधिक नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ता है और उसके पड़ने की संभावना हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला GS पेपर 3 से ही है, संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो टॉपिक क्या है, आशंका से पहले होगा जलवायु संकट। अब इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट क्या संदर्भ देख लेते हैं। तो जो UN है, ये संयुक्त राष्ट्र है, उसके जो जलवायु विज्ञान सलाहकार हैं उनके द्वारा एक ऐतिहासिक जो है मसौदा रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि ये जो है अभी तक पब्लिकली नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आने वाले जो दशक है, आगामी दशक है, उसमें क्या होगा, पृथ्वी पर जो जीवन का मौलिक रूप है उसमें जो है नए आकार में परिवर्तित कर देगा। मौलिक रूप को, जो हमारा बेसिक रूप है उसको चेंज कर देगा। अगर उसके रेस्पेक्ट में मनुष्य चाहे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको भी कंट्रोल कर ले, फिर भी ये होगा ही होगा, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो नेगेटिव है, ठीक है। तो जितने भी जैसे प्रजातियाँ उनका विलुप्त होना, व्यापक रूप से फैलने वाली बीमारियाँ, असहनीय गर्मी, पारिस्थितिकी तंत्र उसका नष्ट होना, समुद्र स्तर में वृद्धि से शहरों पर संकट, इन सब के साथ अन्य विनाशकारी जलवायु प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और यह वर्ष 2050 तक दर्दनाक तरीके से स्पष्ट होने लगेंगे। अब इसकी चिंताएं क्या हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो खतरनाक स्थिति है जो हमने अंदाज़ा लगाया था उससे पहले ही ज़्यादा जो है ये पास आ चुकी है, नज़दीक आ चुकी है। और दशकों से जो अनियंत्रित कार्बन प्रदूषण है उससे उत्पन्न होने वाले जो भयानक परिणाम है बहुत कम समय में जो है अपरिहार्य परिलक्षित होने लगेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए खाद्य सुरक्षा, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सब कुछ हाइपोथेटिकली चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 2050 तक क्या होगा, 10 लाख लोग क्या होंगे, भूखमरी के शिकार होंगे। उसके अलावा जो है
यदि यदि असमानता को इसी तरह बढ़ने दिया गया तो एक दशक के भीतर, मतलब अगले 10 सालों में 130 मिलियन और लोग और अधिक गरीब हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए 2050 जो है, 5वां पॉइंट, 2050 में जो जलवायु संकट है उसकी फ्रंट लाइन पर तटीय जो शहर है उनमें आने वाली जो बाढ़ होगी उससे क्या होगा, करोड़ों लोगों की जान को खतरा होगा और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण लगातार आने वाले तूफान और अधिक घातक बन जाएंगे। इसके अलावा देखिए पानी की कमी, तो जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोग क्या होंगे, 350 मिलियन से अधिक लोग 5 डिग्री तापमान वृद्धि और 410 मिलियन से अधिक लोग 2 डिग्री तापमान वृद्धि के कारण उत्पन्न गंभीर सूखे की वजह से पानी की कमी का सामना करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो यूएन महासचिव है उसके वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसका निर्माण जो है 24 सितंबर 2013 को किया गया था। जो सतत विकास पर एक उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम, इसकी एक बैठक हुई थी। इसके दौरान वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड था, इसको बनाया गया था यूएन जनरल असेंबली द्वारा, महासचिव द्वारा, ठीक है। उसके अलावा इसकी संरचना क्या है, तो इसमें जो है वैज्ञानिक शामिल होंगे कौन से क्षेत्र से, तो प्राकृतिक, सामाजिक और मानव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होगा, तो जो यूएन जनरल असेंबली महासचिव और यूएन जो संगठनों के कार्यकारी प्रमुख है उनको सतत विकास पर, जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन STI पर परामर्श देना, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अगला टॉपिक है प्रीलिम्स फैक्ट है, तो स्वेज नहर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो स्वेज नहर है वो मिस्र में अवस्थित कृत्रिम समुद्रीय स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर जो है स्वेज के जो स्थल डमरू मध्य है उससे होकर उत्तर दक्षिण में दिशा में प्रवाहित होती है। ये फिगर दे रखा है नीचे, अभी देख लेते हैं इसको भी। तो ये करती क्या है, अफ्रीका और जो एशिया उसको विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है, ठीक है। उसके अलावा यह यूरोप, हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास के देशों के बीच एक सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, ठीक है। यह विश्व का सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जलमार्गों में से एक है और विश्व व्यापार का 12% से अधिक भाग इस जल से होता हुआ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये दे रखी है स्वेज नहर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडियन ओशियन है, फिर रेड सी, सुएज कैनाल, ठीक है। ये यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट दे रखा है, ये सुएज कैनाल है, ठीक है। यहाँ पे ये सुएज नहर है, ठीक है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे छोटा सा इजराइल है, डॉट जैसा देश है और इसी ने तबाही मचा रखी है। उसके ऊपर टर्की, ग्रीस, इटली, फिर यहाँ से मेडिटेरियन सी है ये पूरा, इजिप्ट, ठीक है। ये सब आप मतलब यहाँ पे देखने के बजाय एक बार अगर आपने कहीं पे रूम में फिगर वगैरह चिपका रखा उसे देख लीजिए तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पिग्मी हॉक, अब ये क्या है, तो हाल ही में जो असम है उसके जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 8 पिग्मी हॉक छोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। इन्हें जंगल में कब छोड़ा गया था, जो पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम था इसके तहत इन्हें छोड़ा गया था, ठीक है। तो PHCP क्या है, पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इसके द्वारा वर्ष 2025 तक जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 60 पिग्मी हॉक छोड़ने की योजना बनाई गई थी, ठीक है, 2025 तक। अब देखिए असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इस प्रजाति का मुख्य निवास है और यहाँ पर इसकी जो मूल आबादी अभी भी जीवित है, हालांकि इसकी संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। ये देखिए यहाँ नीचे फिगर चलिए जब आएगा देख लेंगे। तो सबसे पहले PHCP है क्या, तो ये क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम के जर्सी है उसमें स्थित एक, इन सब के बीच चलाया जाने वाला एक भागीदारी कार्यक्रम है। किसके द्वारा, तो ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, असम वन विभाग, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। इन सब ने मिलकर जो है UK के जर्सी में इसे स्टार्ट किया था कार्यक्रम को, ठीक है। इसे जो है अरण्यक और इकोसिस्टम इंडिया के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, अरण्यक और इकोसिस्टम। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये विश्व के सबसे दुर्लभ और छोटे जंगली सूअर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए पिग्मी हॉक जो है हिमालय के दक्षिणी तलहटी में घने जलोढ़ घास के मैदानों के मूल निवासी होते हैं, ठीक है, पिग्मी हॉक। ये भारत के लिए स्थानिक और उत्तर जो पश्चिम होता है असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास बहुत कम स्थानों तक ही सीमित है, ठीक है। जंगलों में इनकी आबादी कितनी बची है, 250 बची है और ये विश्व के जो सबसे संकटग्रस्त स्तनधारी हैं उनमें से एक होते हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो यह प्रजाति IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, लाल सूची, उसमें गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध हैं। भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है इसके तहत पिग्मी हॉक को अनुसूची वन जो है उस प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो है इनका देख सकते हैं आप, पिक्चर दे रखा है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, तो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स, ठीक है।
ग्रेनाडाइंस, ठीक है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, तो ये क्या है, कैरिबियन क्षेत्र में अवस्थित एक द्वीप देश है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये कहाँ का देश है, तो वेस्ट इंडीज़ का देश है। तो जो दक्षिण पूर्व विंडवर्ड द्वीप समूह में लेसर एंटिल्स द्वीप चाप में एक बहुद्वीपीय एंग्लो कैरिबियन देश है, ठीक है, जो कैरिबियन सागर में पूर्वी सीमा के दक्षिणी छोर पर वेस्ट इंडीज़ में स्थित है, ठीक है, पूर्वी सीमा के दक्षिणी छोर पर, ठीक है, पूर्व के दक्षिण में स्थित है। इसके नज़दीक ही कैरिबियन जो सागर है अटलांटिक महासागर में मिल जाता है, ठीक है। कैरिबियन सागर कहाँ मिल जाता है, अटलांटिक महासागर में। अभी चर्चा का कारण क्यों है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा क्या किया गया, जो भारत और सेंट विंसेंट एंड जो ग्रेनाइड्स है उनके बीच क्या है, करों के संबंध में सूचना का जो आदान प्रदान होता है और संग्रह होता है उसमें सहायता के लिए समझौते को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बस यही है बस आज का टॉपिक। तो उसके अलावा देखिए, अभी मैं अप्रैल वाले पे काम कर रहा हूँ, अगर कंप्लीट वीडियो एक ही बार में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। चलिए, जब तक के लिए आप अकेले रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।